तो नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्यानुदान यानी वोट ऑफ क्रेडिट। तो जब किसी सेवा के अति विशाल होने या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग के वितरण को वार्षिक बजट के साथ नहीं दिया जा सकता, तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदत्त कर सकती है। इसे ही प्रत्यानुदान कहा जाता है, इसे ही वोट ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। प्रश्नकाल, तो क्वेश्चन आवर। संसद के दोनों सदनों में बैठक के बाद कार्यवाही का पहला घंटा अर्थात 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। इस काल में लोक महत्व के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई तथा भारत में 1892 के भारत परिषद अधिनियम से इसकी शुरुआत हुई। तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्नों के शीर्ष पर तारा लगा दिया जाता है यानी स्टार लगा दिया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तथा इनके पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो जब प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं चाहता है तब वह प्रश्न के शीर्ष पर स्टार नहीं लगाता है, इसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जो है तो लिखित रूप से दिया जाता है तथा इनके लिए पूरक प्रश्न का कोई प्रावधान नहीं। शून्यकाल, 0 आवर। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय शून्यकाल कहलाता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। विश्वास प्रस्ताव, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो यह भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। जब राष्ट्रपति को इस बात का संदेह होता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह उससे विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कह सकता है। उदाहरण, 1979 में चौधरी चरण सिंह, 1990 में बीपी सिंह और 1997 में देवेगौड़ा ने विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण अपना त्यागपत्र दे दिया था। अविश्वास प्रस्ताव यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। यह आवश्यक है कि प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य अवश्य हों तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा उपरांत अध्यक्ष मतदान पर निर्णय की घोषणा करता है। कटौती प्रस्ताव, तो कट मोशन कौन कौन से होते हैं? बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव या कट मोशन कहते हैं। इस प्रस्ताव के पारित होने का तात्पर्य सरकार का त्यागपत्र देना होता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नीतिगत कटौती यानी पॉलिसी कट मोशन, अर्थगत कटौती तो इकोनॉमिक कट मोशन, और इसमें प्रतीक कटौती यानी टोकन कट। सचेतक, तो सचेतक यानी विप्स, तो राजनीतिक दलों में अनुशासन स्थापित करने हेतु सचेतक की नियुक्ति की जाती है। यह किसी विषय विशेष पर होने वाले मतदान पर अपने दल के सदस्यों को निर्देशित करता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्यों के प्रति दल बदल कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन। जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है या उससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। यह संकल्पना भारत की है जो 1954 में अस्तित्व में आई। तो नेक्स्ट है संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो भारतीय संसद का अधिकांश कार्य सदन की समितियों द्वारा संपादित एवं क्रियान्वित किया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी एवं तदर्थ समितियां। तो स्थायी समितियों के उदाहरण हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति आदि तथा तदर्थ समितियों के उदाहरण हैं प्रवर समिति एवं संयुक्त प्रवर समिति। प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी, तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का गठन जॉन मिथाई की सिफारिश पर 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति के कार्य, तो ये प्रशासन में कुशलता एवं मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीति की सिफारिश करती है। दूसरा, बजट अनुमान किस रूप में
संसद के समक्ष पेश किया जाए, इसकी सिफारिश करती है। और नेक्स्ट है, इस बात की जांच करना कि बजट अनुमान की नीतियों के अनुसार धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं। लोक लेखा समिति तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, यह प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कही जाती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिवर्ष होता है। 1967 में प्रथम बार जब श्री मीनू मसाई विरोधी दल की नेता बनी, तब से यह व्यवस्था की गई है कि विरोधी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा, यानी जो अपोजिशन पार्टी होगी उसका नेता पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति के कार्य, तो यह समिति भारत के कैग द्वारा दिया गया लोक लेखा परीक्षा संबंधी प्रतिवेदन की जांच करती है। दूसरा, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना। तीसरा, समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में भ्रष्टाचार, अपव्यय तथा अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण की खोज सकती। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में भारतीय संसद की अनुमान समिति की स्थापना किस वर्ष एवं किस उद्देश्य से की गई थी। तो प्राक्कलन या अनुमान समिति यानी एस्टिमेट कमेटी का गठन स्वतंत्रोत्तर काल में 1950 में जॉन मिथाई तत्कालीन वित्त मंत्री की सिफारिश पर हुआ। इस एक वर्षीय समिति का उद्देश्य बजट में प्राक्कलनों की जांच करना है, बजट में एस्टिमेट्स की जांच करना है एवं सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना। राज्यपाल की शक्तियां, तो पहला है राज्य के सदन के सत्र को आहूत करना, अवसान करना तथा विघटन करना। दूसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा के सामने रखवाना। तीसरा है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन करना। राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां यानी डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी हैं राज्यपाल की। पहला है, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वविवेक से आरक्षित कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 213 के तहत किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखा जा सकता है। भारतीय संविधान तथा संसदीय सरकार की परंपराओं के तहत राज्यपाल के कोई 2 स्वविवेकीय अधिकारों को उल्लेखित कीजिए। पहला है, राज्यपाल की 2 स्वविवेकीय यानी डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी है। पहला, अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति हेतु विधेयक आरक्षित करने की शक्ति। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना इत्यादि। राज्यों के विधानमंडल की विधान परिषद द्वितीय सदन में राज्यपाल को कुल कितने सदस्यों को नामजद करने का अधिकार है। राज्यों के विधानमंडल की विधान परिषद द्वितीय सदन में राज्यपाल 116 सदस्यों को नामजद करने का अधिकार रखता है, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा का विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। तो दोस्तों, 116 नहीं है, 1/6 है। 1/6 सदस्यों को नामजद करने का अधिकार रखता है, जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले लोगों से होता है। संविधान के 92वें संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया है। तो इसके द्वारा संविधान को 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार को विधिक सलाह देने हेतु महाधिवक्ता नामक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जाती है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेना तथा राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इसे प्राप्त है। किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 में मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार लिखिए। पहला है, अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। विधान परिषद का गठन, तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की रचना के संबंध में उपबंध किया गया है। शिक्षकों का निर्वाचन मंडल द्वारा 1/12 भाग, स्नातकों का निर्वाचन मंडल 1/12 भाग प्लस 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधान
सभा का निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से लोग होंगे। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए संविधान में कौन सा भाग और नई अनुसूची जोड़ी गई? तो नगरीय स्थानीय निकायों के गठन के लिए संविधान में 74वें संशोधन द्वारा 1992 में 9A जोड़ा गया, जिसका नाम नगर पालिकाएं रखा गया था, एवं उसके विषयों में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, है ना। उसके विषयों से संबंधित 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसमें तो कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 18 इसमें मामले आते हैं। स्थानीय स्वशासन, तो इसका तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तरों पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंचायती राज स्थापना हेतु समितियां, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है। उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति 1977 में आती है, 2 स्तरीय ढांचे की सिफारिश की। डॉक्टर PV के राव समिति 1985 में आती है, नियमित चुनाव की सिफारिश की। डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में आती है, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता हेतु सुझाव दिया। PK थोंगन समिति 1988 में आती है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के कोई 2 प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 पहला है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा, संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 का उपबंध किया गया एवं अनुच्छेद 243 से 243O तक का विस्तार किया गया। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 को तथा 16 नए अनुच्छेद व 11वीं अनुसूची 29 विषय जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की योग्यताएं आदि के प्रावधान किए गए। किन आधारों पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया जाता है? यदि वह राजनीतिक दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा साथ ही वह राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। यदि लोकसभा में 2% स्थान जीतता है। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में भारत में 6 नेशनल पार्टीज हैं। 6 नेशनल पार्टीज हैं। कौन कौन सी हैं? पहले तो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, फिर BSP है, बहुजन समाजवादी पार्टी, आप है, आम आदमी पार्टी, 4 हो गई। CPIM है, CPIM, और एक है नॉर्थ ईस्ट से NPP, नेशनल पीपल फ्रंट। ये महत्वपूर्ण, और ये पहली नेशनल पार्टी है जो कि नॉर्थ ईस्ट से है। ग्राम सभा, तो किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के 2 महत्वपूर्ण प्रावधान लिखिए। पहला, जिला उपभोक्ता फोरम का गठन, राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं का संरक्षण करना। राज्य वित्त आयोग, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु अनुच्छेद 243I के तहत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। इसका मुख्य कार्य राज्य और पंचायतों के मध्य वित्तीय संचरण को सुनिश्चित करना है। कौन से माह और वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद में अनुमोदित हुआ? तो लोकपाल एवं लोकायुक्त, ये 2013 को 1 जनवरी 2014 को अनुमति प्रदान की गई। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किए गए। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया तथा 18 नए अनुच्छेद व 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह संशोधन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियां, पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 2 राज्यों, केंद्र, राज्य आदि के वादों को ग्रहण करना। दूसरा, न्यायिक समीक्षा। फिर अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक सेवाधिकार से तात्पर्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित होता है उसे आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वीकार करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं, तो पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की नजर में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु प्रावधान, पहला है कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। फिर वेतन संचित इससे प्राप्त होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जजेस होते हैं उनकी जो सैलरीज होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भारित होती है। फिर न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं की जा सकती है। अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका तात्पर्य है कि इस न्यायालय के निर्णय सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे तथा इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा, और इसी से सर्वोच्च न्यायालय को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर मिलती है आर्टिकल 129 के तहत। मौलिक अधिकारों का रक्षक, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। इस हेतु वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। लोक अदालत, तो यह कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान का एक वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी के पूर्व सलाह हेतु स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया। इन अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। प्रथम लोक अदालत 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसमें कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है, इसमें 18 विषय हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, भारत में न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है जिसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो वो उन्हें निरस्त कर सकते हैं। अर्थात कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। यह संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य, तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ऐसा अनुच्छेद 115 से मालूम होता है, अनुच्छेद 215 से मालूम होता है। उसे न्यायिक अवमानना पर कारावास एवं आर्थिक दंड दोनों देने का अधिकार है। तीसरा, वह स्वयं के आदेश एवं निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियां, पहला है न्यायिक भ्रष्टाचार, दूसरा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में परस्पर तनाव, तीसरा अदालतों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव। न्यायपालिका में सुधार हेतु सुझाव, पहला है न्यायिक नियुक्ति संबंधी विधि और प्रक्रिया सक्षम और पारदर्शी हो। दूसरा, न्यायिक विकेंद्रीकरण को लागू किया जाए। तीसरा, झूठे वादों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो नेक्स्ट है रात्रि या सांध्य अदालतें, तो न्यायिक बोझ को कम करने तथा शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु रात्रि अदालतों की स्थापना की गई है। यह छोटे झगड़े, सिविल मुकदमे तथा 3 साल की कैद व 1 लाख तक के जुर्मानों के प्रकरणों की सुनवाई की जाती है। ऐसे प्रथम अदालत नवंबर 2006 में गुजरात में स्टैब्लिश की गई थी। परमादेश क्या है? तो मैंडमस, ये क्या होता है? एक प्रकार का न्यायिक उपचार है। यह न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे तथा जिसके लिए अन्य विधिक उपचार प्राप्त न हो। मोबाइल कोर्ट, केंद्र द्वारा दिसंबर 2007 में पंचायत स्तर पर मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर न्याय प्रदान करना है। ऐसी पहली अदालत 4 अगस्त 2007 को मेवात, हरियाणा में प्रारंभ की गई। इस कोर्ट की कल्पना एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु, भूमि है और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच विद्यमान। पारिवारिक न्यायालय, कुटुंब न्यायालय 1985 के अंतर्गत परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य परिवार के विवादों का शांतिपूर्ण एवं समझौता पूर्ण निदान करना है। इस कोर्ट के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। न्यायालय की अवमानना, तो न्यायालय की अवहेलना
अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत सिविल एवं आपराधिक दोनों ही अवमाननाएं सम्मिलित हैं। सिविल अवमानना के अंतर्गत किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश, न्यायादेश आदि को जानबूझकर मानना शामिल है तथा आपराधिक अवमानना के अंतर्गत किसी ऐसी कार्यवाही या कार्य को सम्मिलित किया जाता है जो न्यायालय की छवि को कलंकित करे या न्यायिक प्रशासन में अवरोध पैदा करे। नियंत्रक एवं महालेखपाल की निष्पक्षता एवं स्वायत्तता हेतु कोई भी दो संवैधानिक रक्षा कवच लिखिए। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक और लेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, वेतन एवं अनुपस्थित छुट्टी, पेंशन संचित निधि पर भारित है। सीएजी केवल संसद के प्रति जवाबदेह है, किसी राज्य या केंद्र सरकार के प्रति नहीं। सीएजी के कार्य एवं शक्तियां अनुच्छेद 149 में दी हुई हैं, तो वह संघ व राज्यों की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से किए जाने वाले सभी व्यय की सब परीक्षा करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा। सीएजी संघ एवं राज्य के राजस्व से वित्त पोषित सभी निकायों की, सरकारी कंपनियों की तथा किसी अन्य निगम या निकाय के आय और व्यय की संपरीक्षा करेगा तथा उस पर प्रतिवेदन देगा। राष्ट्रपति को सलाह देना कि केंद्र व राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। सीएजी की स्वतंत्रता, सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा, कार्यकाल की सुरक्षा होगी और सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत कोई पद ग्रहण नहीं करेगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में है? इसमें सम्मिलित किन्हीं 4 विषयों को लिखिए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 29 विषय वर्णित किए गए हैं। इसके 4 प्रमुख विषय हैं: कृषि एवं उसका विस्तार, सामाजिक वानिकी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला एवं बाल विकास आदि। प्रशासनिक अधिकरण तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये अनुच्छेद 323A में दिए हुए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 14 का तथा अनुच्छेद 223A और B जोड़कर प्रशासनिक अधिकरण के गठन और उनकी आधिकारिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत 1 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की स्थापना की गई। बाद में इसी अधिनियम के तहत 17 राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए गए हैं। फिर अधिकरण के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार का अर्थ। तो भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 2J के अनुसार सूचना के अधिकार का अर्थ पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं, जैसा कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना आदि। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधनात्मक व्यापार प्रथाएं क्या है? तो किसी भी व्यापार अभ्यास का मतलब है कि उपभोक्ता को किसी भी सामान को खरीदने, काम पर रखने या उसका लाभ उठाने की आवश्यकता होती है या जैसा कि मामला अन्य वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने, काम पर रखने या लाभ उठाने के लिए एक शर्त के रूप में सेवाएं हो सकती हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का क्या आधार है? भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का आधार संघीय व्यवस्था है। केंद्रीय सूचना आयोग, तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 की धारा 12 के अंतर्गत केंद्र सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय तथा मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति जिसका प्रधानमंत्री होगा की सिफारिश पर करेगा। इसका कार्यकाल 5 या 65 वर्ष होगा। प्रथम केंद्र सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। फिर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वह देश के किन न्यायालयों में और किसके पक्ष में उपस्थित होगा? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है आर्टिकल 76 के तहत तथा यह उच्च न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होता है और इसे संसद में दोनों सदनों में सिटिंग का अधिकार है, लेकिन वोटिंग की पावर नहीं दी गई है। आकस्मिक निधि, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, संसद को अनुच्छेद 267A के तहत भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति के बयानाधीन रखी जाने वाली अग्र दाय प्रकृति की निधि है। अनुच्छेद 267
2 के तहत राज्य की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई। संचित निधि तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का प्रावधान करता है, जिसमें भारत सरकार को प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व को उसके द्वारा दिए गए सभी ऋणों को तथा उसके द्वारा दिए गए उधारों के प्रतिसंदाय से प्राप्त सभी धनराशियों को जमा किया जाता है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 248 अपशिष्ट विधायी शक्तियों के संबंध में है। अपशिष्ट विधायी शक्तियों तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया। भारत में अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद को है। जम्मू कश्मीर को अब शामिल कर लिया गया है सहित। फिर अखिल भारतीय सेवाएं। तो संविधान संघ और राज्य सरकारों के लिए पृथक पृथक सेवाओं की व्यवस्था करता है, किंतु कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो संघ एवं राज्य दोनों के लिए समान है, उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं भी कहते हैं। उदाहरण आईएएस, आईपीएस। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कैसे की जाती है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 10 से अधिक सदस्य होते हैं। केंद्र राज्य संबंध हेतु समितियां। तो शीतल वाड़ समिति 1966 में आती है। राजमन्नार समिति 1969, सरकारिया आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007। उन करों के नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाते हैं और भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं। तो उत्पादन शुल्क, आय कर और संपत्ति कर, उपहार कर। फिर आनंदपुर शाही प्रस्ताव क्या है? तो वर्ष 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को एक स्मृति पत्र प्रेषित किया, जिसमें संविधान में अनेक संशोधनों की मांग करते हुए राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि की बात कही गई। इसी समय अकाली दल पंजाब ने राज्य संबंधों से जुड़े आनंदपुर शाही प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को वैदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा, रेलवे आदि तक सीमित रखने की मांग की गई। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान है? तो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, जिसमें संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण और राज्यों के लिए अलग प्रशासनिक अधिकरण का उपबंध है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 323A होना चाहिए दोस्तों, इसमें प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित उपबंध है। इसमें संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण और राज्यों के लिए अलग प्रशासनिक अधिकरण का उपबंध है। आर्टिकल 32 में तो राइट टू रेमेडी दी गई है, जिसके माध्यम से आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट का हनन किया गया है। वित्त आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य व सरकारों के बीच शुद्ध आगम के वितरण, संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करने वाले सिद्धांतों आदि के संबंध में यह सुझाव देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 55 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति का उल्लेख है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। योजना आयोग तो 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को एक परामर्शदात्री निकाय एवं गैर संवैधानिक निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया। अब यह इतिहास का विषय है। योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है, जो 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में है। राष्ट्रीय विकास परिषद तो नियोगी समिति की सिफारिश पर एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन एवं मूल्यांकन का था। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद की ही मंजूरी करता है। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अधीन तथा किस वर्ष में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, स्थापना की गई? लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ली आयोग के सुझाव पर 1926 को किया गया। भारत के प्रमुख लोक सेवाएं तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिनमें
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और भारतीय इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS आती है। केंद्रीय सेवाएं हैं जिनमें भारतीय विदेश सेवा है, केंद्रीय सूचना सेवा है, भारतीय डाक सेवा है। राज्य सेवाएं हैं राज्य प्रशासनिक सेवाएं, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वाणिज्यकर सेवा। भारतवर्ष में नागरिक सेवाओं के लिए शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थापित है तथा उसका नाम क्या है? तो मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी नागरिक सेवाओं के लिए शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान है। लोक सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण। पहला है कि लोक सेवक नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पद से हटाया या निलंबित नहीं किया जाएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल IAS को अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट। तो अब प्रेसिडेंट से नीचे कोई भी अथॉरिटी उसे पद से हटा या निलंबित नहीं कर सकती, ये बात है। और ये मेंशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 311 में। आर्टिकल 311 में। दूसरा है लोक सेवकों को तब तक पद से हटाया नहीं जाएगा या पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक उनके विरुद्ध चल रही जांच में यह सुनिश्चित न हो जाए कि वे संबंधित प्रकरण में दोषी हो। लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 में ऐसा दिया हुआ है। तो लोक सेवकों में भर्ती की पद्धति से संबंधित सभी विषयों पर लोक सेवाओं में भर्ती की पद्धति में सभी विषयों पर परामर्श। दूसरा, लोक सेवकों पर प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासिक विषयों पर परामर्श। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर परामर्श। प्रशासनिक अधिकरण तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अनुच्छेद 323 का संविधान संशोधन 42वें के तहत 1976 में यह जोड़ा गया। द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संघ तथा राज्य के लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निदान हेतु प्रशासनिक अधिकारियों की स्थापना के संबंध में प्रावधान कर सकती है। इस संदर्भ में सरकार ने अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवंबर 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की। प्रधान पीठ दिल्ली में। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका प्रमुख कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करना है। अखिल भारतीय सेवा श्रेणियां कितनी हैं उनके नाम लिखिए। तो अखिल भारतीय सेवाओं की 3 श्रेणियां। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, अखिल भारतीय पुलिस सेवा IPS और अखिल भारतीय वन सेवा IFS। निर्वाचन आयोग के कार्य तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और निर्वाचन का संचालन एवं पर्यवेक्षण करना। फिर विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो विकेंद्रीकरण से तात्पर्य लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय प्रशासन की स्थापना कर निचले स्तर पर लोगों को लोकतंत्र में भागीदार बनाकर स्थानीय विकास किया जाए। राइट टू रिकॉल क्या है? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही अपदस्थ किए जाने के अधिकार को राइट टू रिकॉल का अधिकार कहते हैं। रूस, अमेरिका के कुछ राज्य सहित स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था है। उल्लेखनीय मध्य प्रदेश के अनूपपुर नगर पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती पल्लविका पटेल को अप्रैल 2001 में राइट टू रिकॉल के अंतर्गत हटा दिया गया था। आम चुनाव एवं मध्यावधि चुनाव। आम चुनाव उसे कहा जाता है जब लोकसभा या राज्य विधान सभा का कार्यकाल पूरा हो जाए तत्पश्चात चुनाव कराए जाएं, तथा मध्यावधि चुनाव उसे कहा जाता है जब लोकसभा या राज्य विधान सभा अपना नियत कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही भंग हो जाए तथा नया चुनाव करवाना पड़े। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो वयस्क मताधिकार से आशय 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। राजभाषा तो राजभाषा तात्पर्य राजकाजी भाषा से है, अर्थात जो भाषा देश के राजकीय कार्य के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव तो एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? किसी विलंबनी लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना। इसमें सदन के नियमित कार्य को रोक दिया जाता है और उसमें चर्चा होती है। नेक्स्ट है आपात उपबंध। तो ये उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं। इस परिस्थिति में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाती है। सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में तथा संघीय ढांचा एकात्मक रूप में बदल जाता है। भारत में 3 प्रकार के आपात की चर्चा है। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। आपात
उद्घोषणा के प्रभाव। तो पहला है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, दूसरा मूल अधिकारों का निलंबन, तीसरा संसद की विधायी शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 352 में और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगता है। तो इसकी उद्घोषणा का आधार है क्या, युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इसकी उद्घोषणा का आधार क्या है, राज्य में संवैधानिक ढांचे का, संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। इसके लिए मंत्रिमंडल के विनिश्चय की लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। यह मंत्रिमंडल का परामर्श मौखिक सिर्फ आवश्यक है। यहाँ पर 1 माह के अंदर इसको अनुमोदित करना आवश्यक है, 2 माह के अंदर इसको अनुमोदित करना आवश्यक। तो इसमें 2 मंथ की विंडो है, इसमें 1 मंथ की विंडो। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। समानता आधारभूत ढांचे सतह पर संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप या भावना निर्मित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत अधोलिखित तत्व सम्मिलित हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, कल्याणकारी राज्य की स्थापना इत्यादि। धारा 370, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत संविधान के सभी उपबंध जम्मू कश्मीर के पर लागू नहीं होते हैं, तो अब लागू होने लगे हैं। यहाँ संपत्ति का मूल अधिकार अभी भी है, ये भी हटा दिया गया है। यहाँ अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का विघटन नहीं किया जा सकता, ये भी है। कुल मिलाकर धारा 370 के जो ये प्रावधान थे इनको, हालांकि धारा 370 हटाई नहीं गई है इफेक्टिवली, लेकिन इसके जो प्रावधान थे बहुत सारे उनको काइंड ऑफ हटा दिया गया है, उनके पावर को कम कर दिया गया। किस संविधान द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, तो यह संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के शासन काल में हुआ। इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4 का और 14 का और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रमुख परिवर्तन क्या हुए? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A को जोड़ा गया। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP, भारतीय साम्यवादी दल, ये तो अब नहीं रह गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया EGM है, मार्क्सिस्ट ये तो है, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सिस्ट ये है। तृणमूल कांग्रेस, इसके भी नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, आप शामिल हो गई है। और नेशनल पीपल पार्टी, ये नागालैंड, सॉरी ये मतलब नॉर्थ ईस्ट की पहली पार्टी है जो शामिल हुई। 1 2 3 4 5 6 ये सब है, इसके अलावा नहीं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की मान्यता, तो पहला है लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव के किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों या ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हों। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता हेतु प्रावधान, पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। इनका वेतन भारत की संचित निधि पर पारित होता है। सांप्रदायिकता क्या है? जब एक संप्रदाय अपने संप्रदाय को किसी अन्य संप्रदाय से श्रेष्ठ समझे तथा अपने संप्रदाय के हितों के लिए राष्ट्रीय हितों